मेरे दोस्त की माँ मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच तो यह है कि पूरी गलती मेरी नहीं है। 3 दिन पहले जब मेरा अपनी प्रेमिका से ब्रेकअप हुआ था, मैं रिलैक्स करने के लिए एक बार में गया था। तभी एक खूबसूरत नशे में धुत महिला मुझसे बात करने आई। हमने थोड़ी बात की और हमारी आपस में खूब जमी। हमें थोड़ा नशा चढ़ गया और हम एक होटल के कमरे में चले गए। अगले दिन मुझे पता चला कि वह जा चुकी थी। मुझे उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फर्श से छत तक की खिड़की के लेस वाले पर्दों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे मेरी आंखों में जलन हो रही थी। मैंने अपने हैंगओवर से भारी सिर को सहारा दिया और बैठ गया। चादर पर पड़ी हल्की सिलवटें ही इस बात का सबूत थीं कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह कोई गीला सपना नहीं था जो मैंने ब्रेकअप के बाद ज्यादा पीने की वजह से देखा था। मेरा नाम लिंग शेन है। स्कूल के सामने वाले कैफे में अपनी प्रेमिका का दिल जीतने में मुझे पूरे 6 महीने लगे थे। बहुत सारे लोगों के सामने उसने मेरे दिए हुए मिल्क टी को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि मैं गरीब हूं। उसने कहा कि मैं उसे वह जीवन नहीं दे सकता जो वह चाहती थी, कि बगल के फाइनेंस विभाग का अमीर लड़का एंगुयाल उसे आसानी से नया एप्पल फोन दे सकता है और मैं उसके लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकता था। उस पल गुस्से से मेरे हाथ कांप रहे थे। उन 3 सालों में जब मैं उसके साथ था, मैंने हर चीज में बचत की और अपनी पूरी कमाई उस पर खर्च करने की जिद की। अंत में मुझे गरीब का खिताब मिला। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं कि तुम्हें कोई शुगर डैडी मिल जाए। मैं मुड़ा और चला गया। मेरे हॉस्टल के भाइयों ने देखा कि मैं ठीक नहीं हूं और वे मुझे जानिन के सबसे मशहूर बार मिस्टर स्पॉट ले गए। उन्होंने कहा कि वे मेरा दिल टूटने का गम मिटा देंगे। मेरा मूड नहीं था, लेकिन विस्की के कुछ गिलास के बाद मेरा दिमाग उड़ने लगा। मेरा दिमाग सुकिंग की बातों से भरा था। तुम बस एक गरीब और अक्षम छात्र हो। मैं इसके बारे में जितना ज्यादा सोचता उतना ही घुटन महसूस करता। मैंने वाइन का गिलास उठाया और बार की ओर चला गया। उसी पल वह मुझसे टकराई। गार्डेनिया की एक सुखद खुशबू ने मुझे तुरंत घेर लिया। मैंने अपना सिर नीचे किया और एक महिला की बाहों से टकरा गया। उसने काले रंग की स्ट्रैप वाली ड्रेस और उसके ऊपर ब्रॉन्ज ब्लेजर पहना था। उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे, कुछ लटें उसके लाल गालों पर चिपकी थीं और उसके होठों के कोने पर हल्की सी मदहोश मुस्कान थी। उसकी आवाज कोमल और कर्कश थी, सुकिंग की बनावटी आवाज से बिल्कुल अलग। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसे सहारा देने के लिए दौड़ा। शराब का असर भी बढ़ रहा था और मेरा मुंह मेरे दिमाग से तेज चल रहा था। सब ठीक है। अगर मैडम खड़ी नहीं हो पा रही हैं तो मेरा सहारा ले लीजिए, मैं मजबूत हूं। वह धीरे से हंसी। उसने मुझे दूर भी नहीं धकेला। मेरे हाथ से उसने काउंटर पर रखा मेरा वाइन का गिलास ले लिया। उसने मेरी बची हुई व्हिस्की का एक घूंट पिया, अपनी भौहें उठाई और मेरी ओर देखा। प्यार में दुखी होकर यहां अकेले पी रहे हो। उस समय मैं पहले ही हार मान चुका था और मानो कचरा बाहर निकाल रहा हूं। मैंने उसे सुकिंग द्वारा ठुकराए जाने के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने चुपचाप सुना, बीच बीच में कुछ शब्दों के साथ टोका, यह कहते हुए कि उस लड़की का टेस्ट अच्छा नहीं है और कहा कि अगर वह कुछ साल छोटी होती तो वह पहले से ही मेरे पीछे भाग रही होती। इन बातों ने मुझे खुश कर दिया। मेरा आत्मसम्मान, जिसे पहले ही चोट पहुंच चुकी थी, उसके कुछ शब्दों से बढ़ गया। मैं उसे जितना अधिक देखता वह उतनी ही अच्छी लगती। परिपक्व, सुंदर, दयालु और पुरुषों की समझ रखने वाली। फिर हमने एक एक गिलास पिया और हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा की। मुझे बस इतना पता था कि उसका नाम लिली था। हम जितनी ज्यादा शराब पीते गए, मुझे उतना ही चक्कर आने लगा। मैंने उसे बार से बाहर निकलने में मदद की। मैं खुद चक्कर में और भ्रमित था। उसने मुझे देखने के लिए अपना सिर उठाया और कहा, छोटे भाई, क्या तुम मेरे साथ चलने की हिम्मत रखते हो? उस समय मेरा सिर गर्म था। जाने की बात तो छोड़िए, मैं जलते अंगारों पर चलने और आग के दरिया में डूबने की हिम्मत कर सकता था। मैंने एक टैक्सी रोकी और पास के सबसे आलीशान होटल का नाम बताया। वह मेरी बाहों में सिमट गई। वह पूरे रास्ते शांत रही, बस हर समय मेरा हाथ थामे रही। उसके बाद की यादों में सब कुछ टुकड़ों में था। मुझे बस होटल के कमरे की गर्म पीली रोशनी और उसमें से आने वाली गार्डेनिया की सुखद खुशबू याद है। मुझे उसकी कोमल त्वचा और उसका मेरे कान में छोटा भाई फुसफुसाना याद है। नतीजा ये हुआ कि मैं जागा और वे जा चुकी थी। मैं काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, सिवाय बेडसाइड टेबल पर रखी पानी की एक बंद बोतल और बालों के एक पतले काले रबर बैंड के। मैंने बालों का रबर बैंड उठाया और उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। उसमें अभी भी गार्डेनिया की हल्की खुशबू बाकी थी। मैं बता नहीं सकता था कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, थोड़ा खोया हुआ, थोड़ा अजीब तरह से संतुष्ट और थोड़ा अनिच्छुक। आखिर वह भी वन नाइट स्टैंड ही था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दिन में सपना देख रहा हूं। मैंने होटल में नहाया, कपड़े बदले और बालों का रबर बैंड अपनी जेब में रख लिया। तभी मैं धीरे धीरे होटल से बाहर निकला। जैसे ही मैं सड़क किनारे पहुंचा, मुझे अपने हॉस्टल के लीडर का फोन आया। वह दूसरी तरफ से चिल्ला रहा था, लिंग, शेन, तुम कहां चले गए थे? मैंने कल रात तुम्हें फोन किया था और तुमने फोन नहीं उठाया।
सुकिंग उस अमीर लड़के के साथ हॉस्टल के नीचे तुम्हारा रास्ता रोक रही है। उसने कहा कि वह तुम्हें शर्मिंदा करना चाहती है। मैं ठंडा होकर हंसा। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं घबराया। अगर ये कल की बात होती तो मैं शायद अभी भी गुस्से में होता और शर्मिंदगी महसूस करता। लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद जब मैं सुकिंग की ओर देखता हूं तो मुझे बस एक खालीपन महसूस होता है। कल रात की बहन लिली की तुलना में उसका रूप कितना फीका है। 20 मिनट बाद टैक्सी स्कूल के हॉस्टल के सामने रुकी। दूर से मैंने सुकिंग को एंगुयाल के हाथों में हाथ डाले देखा। वे हॉस्टल के फूलों की क्यारी के सामने खड़े थे और कुछ जिज्ञासु छात्रों से घिरे हुए थे। वे इशारा कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे। जैसे ही सू ने मुझे देखा वह उत्साहित हो गई। उसने वांगालू का हाथ छोड़ा और अपने होठों के कोने पर एक ताने भरी मुस्कान के साथ हाई हील्स पहनकर मेरी ओर आई। लिंगशेन, तुम्हें अभी भी वापस आना आता है? मुझे लगा कि तुम्हें ठुकराने के बाद तुम कहीं जाकर रो रहे होगे। एंगुयाल भी पास आया और सुकिंग की कमर पर हाथ रख दिया। उसने मुझे चेहरे पर तिरस्कार के साथ ऊपर से नीचे तक देखा। लड़के, मैं तुम्हें बता दूं, किंग किंग का मेरे साथ होना उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तुम जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हो उसके लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकते, इसलिए ऊंचे सपने देखना बंद करो। आसपास के लोग हंसने लगे और मेरी तरफ इशारा करने लगे। पहले मैं गुस्से से लाल हो जाता और उनसे बहस करने लगता, लेकिन अब मैंने बस अपने कान साफ किए। मैंने सुकिंग की ओर देखा और शांति से मुस्कुराया। सुकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि एक अमीर लड़के से चिपक कर तुम एक रानी बन गई हो? सुकिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। लिंगशेन, तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ खास नहीं। मेरी नजर उस ब्रांडेड ड्रेस पर पड़ी जो जाहिर तौर पर वांगू का दिया हुआ तोहफा थी और मेरा लहजा थोड़ा व्यंग्यात्मक था। मुझे बस लगता है कि तुम एक असली इंसान बनने के बजाय एक सजावटी गमला बनना पसंद करती हो। क्या कोशिश है? तुम्हें लगता है कि वह आज तुम्हें बैग और कपड़े दे रहा है, लेकिन कल वह तुम्हें कूड़े की तरफ फेंक सकता है और किसी और को ले सकता है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वह सच में तुम्हें पसंद करता है? क्या बकवास है। एंगुयाल अचानक गुस्से में आ गया। वह अपनी मुट्ठियां भींचकर एक कदम आगे बढ़ा, मुझ पर हमला करने के लिए तैयार। लड़के, तुम झगड़ा मोल लेना चाह रहे हो, है ना? मैं बिना हिले वहीं खड़ा रहा और थोड़ा आगे भी बढ़ा। मैंने ऊपर लगे सुरक्षा कैमरे की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, आओ यहां मारो। स्कूल का सुरक्षा कैमरा सब कुछ स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर रहा है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुरंत जमीन पर गिर जाऊंगा और तुम पर लगभग 1 लाख का मुकदमा कर दूंगा। तुम शर्त लगा सकते हो, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम अमीर हो। देखते हैं कि स्कूल तुम अमीर की रक्षा करता है या एक आम छात्र की। वेंगल की मुट्ठी तुरंत हवा में रुक गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वह न आगे बढ़ सकता था और न पीछे हट सकता था। वह शर्मिंदगी से मर रहा था। आसपास की हंसी ने अचानक अपनी दिशा बदल ली और हर कोई एंगुयाल की ओर इशारा करने लगा। उसने ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं झेली थी। उसने अपने दांत पीसे और बुदबुदाया, कंगाल कहीं का। लेकिन फिर मुझ पर हाथ उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी नजर फिर से सुकिंग की ओर घुमाई। उसका चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। वह गुस्से से कांप रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बात पूरी की। और एक बात, ये मत सोचना कि तुम्हारे छोड़ देने से मैं दुखी हूं। सच कहूं तो जिस लड़की से मैं कल रात मिला था वह तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत, 100 गुना ज्यादा दयालु है और उसका व्यक्तित्व तुम्हें कोसों पीछे छोड़ देता है। उसकी तुलना में तुम सिर्फ एक कच्ची गोभी की कली हो जो अभी तक पकी भी नहीं है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे छोड़ दिया, वरना मैं इतने अच्छे इंसान से कभी नहीं मिल पाता। जैसे ही ये शब्द निकले, सू किंग का चेहरा गुस्से से हरा पडीडीएच गया। वह चिल्लाई, लिंगशेन, तुम कितने बेशर्म हो। भले ही मैं बेशर्म हूं, लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूं जिसे सिर्फ पैसों की परवाह है। मैंने अपना हाथ हिलाया। मैं उसके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और तमाशबीनों के समूह को पीछे छोड़ते हुए हॉस्टल के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। सुकिंग और एंगोयाल गुस्से से जल रहे थे। जब मैं हॉस्टल वापस आया तो मेरे 3 दोस्तों ने मुझे तुरंत घेर लिया। वे बिना रुके मेरी तारीफ करने लगे, कह रहे थे कि मैंने कमाल कर दिया और उन दोनों लव बर्ड्स को निशब्द कर दिया। सबसे बड़े दोस्त ने मेरे कंधे पर थपकी दी और कहा, क्यों शेन जी, एक रात के लिए गायब क्या हुए? तुम तो होशियार हो गए। क्या सच में कोई खूबसूरत लड़की मिली? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं मुस्कुराया। मैंने अपनी जेब से काला रबर बैंड निकाला और अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसे मेज पर रख दिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे तीनों दोस्त रबर बैंड को देखने के लिए तुरंत करीब आ गए। फटी आंखों के साथ वे सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ था, लड़की कैसी थी, उसकी उम्र क्या थी और वह क्या करती थी। इतने सारे सवालों से मेरा सिर चकराने लगा। मैं केवल धुंधले तौर पर कह पाया, मैं उससे एक बार में मिला था और मैंने कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता था, बात यह थी कि मैं वास्तव में कुछ भी नहीं जानता था। अगले कुछ दिनों तक मैं अपनी जेब में रखे उस रबर बैंड को छूता रहा और उस रात की बहन लिली को याद करता रहा।
वह एक ऐसी हवा की तरह थी जो मेरी जिंदगी में आई, मेरे दिल को अस्त व्यस्त कर दिया और चुपचाप गायब हो गई। ठीक जब मैं इस घटना को एक गुजरती हुई बारिश की तरह मानकर अपने दिल की गहराई में दफन करने ही वाला था, मेरी मां का फोन आया। मेरी मां का नाम झेलान है। वह एक विशिष्ट उत्तर पूर्वी महिला है जिनका व्यक्तित्व सीधा, सक्रिय और गतिशील है। उनका जानेन में एक छोटा सुपरमार्केट है और हमारा जीवन बहुत ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण नहीं है। आमतौर पर मैं उनकी काफी बात सुनता हूं, सिवाय इसके कि कभी कभी उनसे थोड़ी बहस हो जाती है। जैसे ही फोन रिसीव हुआ, मां की तेज आवाज सुनाई दी। शैन, क्या तुम वीकेंड पर घर आ रहे हो? तुम्हारी टिया ली वापस आ गई है। वीकेंड पर घर खाना खाने आओ, मैं तुम्हारी पसंदीदा उबला हुआ सुअर का मांस बनाऊंगी। मैं एक पल के लिए झिझका। टिया ली? मेरी मां की बहुत सारी सहेलियां हैं। जब से मैं छोटा था मैंने 80 मौसियां देखी हैं, अगर 100 नहीं तो। ये टिया ली, मुझे इनके बारे में बस थोड़ी सी धुंधली सी याद है। ऐसा लग रहा था कि वह और मेरी मां बचपन की सहेलियां हैं जो साथ बड़ी हुई थीं। मैंने सुना था कि वह कई साल पहले बिजनेस करने के लिए दक्षिण चली गई थीं और फिर विदेश चली गईं। मैंने उन्हें 10 साल से अधिक समय से नहीं देखा था। उनकी छवि धुंधली हो चुकी थी। मौसी लिली। कौन सी टिया लिली? मैंने लापरवाही से पूछा। और कौन होगी? वही ली, मेरी सबसे अच्छी सहेली। जब तुम बच्चे थे तो वह तुम्हें गोद में उठाती थी और तुम्हारे लिए दूध का पाउडर खरीदती थी। मां ने दूसरी तरफ से अधीर होकर कहा, तुम्हारे जैसे लड़के की याददाश्त तो कुत्ता खा गया है। वीकेंड पर जल्दी वापस आना। तुम्हारी टिया ली ने तो यहां तक कहा है कि वह तुम्हें किसी से मिलवाएंगी। मैंने सुना है कि तुम्हें ठुकरा दिया गया है। तुम्हारे लिए किसी को ढूंढने का यह अच्छा मौका है। जैसे ही मैंने किसी से मिलवाने की बात देखी, मैं घबरा गया और जल्दी से बहाना बनाया। ठीक है मां, मैं समझ गया, मैं वीकेंड पर जरूर आऊंगा। मैंने फोन काट दिया और ज्यादा नहीं सोचा। मेरी मां की सहेली खाना खाने आ रही है, बस इतना ही तो है। रही बात किसी से मिलवाने की, तो उस समय कुछ बातों से काम चला लूंगा। मेरा सिर तो उस रात की बहन लिली की यादों से भरा है। मेरा दूसरी लड़कियों को देखने का मन नहीं है। वीकेंड जल्दी ही आ गया। मैं दोपहर तक सोया, उठा, तैयार हुआ और घर के लिए टैक्सी ली। मेरा घर एक पुराने मोहल्ले में है जो स्कूल से ज्यादा दूर नहीं है। टैक्सी से 20 मिनट लगते हैं। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर से उबलते हुए मांस की खुशबू आई और साथ ही एक जानी पहचानी महक भी आई। गार्डेनिया की खुशबू। मेरा दिल जोरों से धड़का और मेरे कदम तुरंत रुक गए। ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है, ठीक वैसी ही महक जो उस रात होटल में मेरी नाक में समाई थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को दिलासा दिया, ये सिर्फ गार्डेनिया का परफ्यूम है। बहुत सी महिलाएं इसे लगाती हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैंने सिर हिलाया, चाबी निकाली और घर का दरवाजा खोला। मां, मैं वापस आ गया। मैंने जूते बदले और चिल्लाकर कहा। मैंने लिविंग रूम की ओर देखा और उस नजर ने मुझे सीधे खामोश कर दिया। लिविंग रूम के सोफे पर एक महिला बैठी थी। उसने शैंपेन के रंग की रेशमी ड्रेस पहनी थी जिसमें एक प्राकृतिक आकर्षण था। लिविंग रूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी जो उस पर पड़ रही थी, जिससे वह पूरी तरह से कोमल, परिपक्व, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक लग रही थी। ऊपर से नीचे तक उसमें से एक स्त्री सुलभ आकर्षण झलक रहा था और इस चेहरे को अगर मैं राख भी बन जाऊं तो भी पहचान लूंगा। ये वही बहन लिली है जिसके साथ मैंने बार में एक रात बिताई थी। मेरे हाथ की चाबी एक धमाके के साथ फर्श पर गिर गई, जिससे एक तीखी आवाज हुई। मेरा दिमाग खाली हो गया, जैसे बिजली गिर गई हो। कान बजने लगे। मेरे दिमाग में बस एक ही विचार पागलों की तरह घूम रहा था, बर्बाद हो गया। मैंने अपनी मां की सहेली के साथ संबंध बना लिया, वही जिसके बारे में मां कहती है कि उसने मुझे बचपन में गोद में उठाया था, मेरे लिए दूध का पाउडर खरीदा था। जिस महिला को मुझे मौसी कहना चाहिए था, वही वह इंसान है जिसके साथ मैं उस रात बिस्तर पर था। उसने शोर सुना, अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें मुझ पर पड़ीं। जिस क्षण हमारी आंखें मिलीं, मैंने स्पष्ट देखा कि उसके हाथ में जो कांच का गिलास था वह जोर से कांप गया। अंदर का पानी लगभग गिर ही गया था। उसका पहले से मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत जम गया। उसकी आंखों में ऐसा डर चमक उठा जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। यहां तक कि उसकी पुतलियां भी सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपाया और अपने चेहरे पर फिर से एक औपचारिक मुस्कान ले आई, लेकिन वह मुस्कान थोड़ी सख्त लग रही थी। यहां तक कि उसके कान भी चुपचाप लाल हो गए। शैन वापस आ गया। मेरी मां ने रसोई से सिर बाहर निकाला। उनके हाथ में अभी भी करछी थी। वो मुस्कुराई और मुझे डांटा। पूछा कि मैं दरवाजे पर बेवकूफ की तरह क्यों खड़ा हूं। जल्दी अंदर आओ, नमस्ते करो। ये तुम्हारी मौसी लिली हैं। मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था। मौसी को नमस्ते करो। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे पैर शीशे की तरह भारी लग रहे थे। मैं हिल नहीं सका। मैंने काफी देर तक अपना मुंह खोला। मेरी जीभ में जैसे गांठ पड़ गई थी। मेरे गले से कुछ शब्द निकलने में बहुत समय लगा। टिया लिली, नमस्ते।
टिया, मौसी, शब्द का हर अक्षर बोलते समय मेरे दांत लगभग टूट गए। टिया लिली ने मुझे दूध का पाउडर दिया है, और कुछ दिन पहले रात वाली टिया लिली आप अभी भी मुझे गले लगा रही थीं और मुझे छोटा भाई कह रही थीं। लिली ने मेरी ओर देखा। उसके होंठ थोड़े खींचे, जिससे एक मजबूर मुस्कान दिखाई दी। उसकी आवाज थोड़ी बनावटी थी। शेन, शेन इतना बड़ा हो गया है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम इतने से थे, अभी बच्चे ही थे। मैं मन ही मन पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मौसी, अब मैं आपसे बहुत लंबा हूं। मेरी मां रसोई से बाहर आई, हाथ पोंछे और मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। बदमाश लड़के, आओ बैठो और अपनी मौसी से बात करो। मेरा खाना बस तैयार होने ही वाला है। मैं अनमने मन से सोफे की ओर चल दिया। मैं टिया लिली के सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां देखूं। अपनी आंख के कोने से मैं उन्हें पूरी तरह देख पा रहा था। उनके ऊपर चढ़े हुए पैर, ड्रेस से बाहर निकली उनकी पतली और गोरी पिंडली। वही एहसास जो मैंने उस रात महसूस किया था। उनकी पतली और खूबसूरत उंगलियां कांच के गिलास को पकड़े हुए थीं। अच्छी तरह से कटे हुए नाखून, हल्का गुलाबी नेल पॉलिश। ये वही हाथ थे जिन्होंने उस रात मेरी पीठ को सहलाया था और खरोंचें छोड़ी थीं। मैं जितना ज्यादा सोचता उतना ही बेचैन और डरा हुआ महसूस करता। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। मेरी मां अभी भी बगल में बकबक कर रही थी, ली, तुम्हें पता नहीं है, कुछ समय पहले स्कूल में इस लड़के की प्रेमिका ने इसे छोड़ दिया था। ये ऐसे घूमता है जैसे इसकी जान निकल गई हो। मैं बहुत चिंतित हूं। क्या तुम बहुत से लोगों को जानती हो? क्या तुम्हारे आसपास कोई भरोसेमंद लड़की नहीं है जिसे हम अपने शेन शेन से मिलवा सकें? लिली ने गिलास पकड़ा, पानी का एक घूंट पिया, अपनी आंखों को उठाकर मुझे एक अजीब से तिरस्कार और थोड़े आकर्षण के साथ देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े और उसने कहा, बिल्कुल। शेन शेन, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? अपनी मौसी को बताओ, मौसी तुम्हारे लिए ध्यान रखेगी। जो पानी मैंने अभी पिया था वह लगभग मेरे मुंह से बाहर निकल गया। मौसी, क्या आप जानबूझकर पूछ रही हैं मुझे किस तरह की लड़की पसंद है? क्या आप जानती हैं? क्या आप नहीं जानती? मेरे कान जड़ तक लाल हो गए। मैं हाथ में गिलास मुश्किल से पकड़ पा रहा था। मेरी मां हैरान रह गईं, फिर मुस्कुराईं और मुझे एक चपत लगाते हुए गुस्से में कहा, ओ बदमाश लड़के, बड़ों का कोई सम्मान नहीं है। अपनी मौसी के साथ तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारी मौसी ऐसी इंसान है जिनका तुम मजाक उड़ा सको? अभी अपना मुंह बंद करो। जल्दी से मैं हंस पड़ा। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, मां, मैं तो मजाक कर रहा हूं। टिया लिली, बुरा मत मानिएगा। मुझे बस लगता है कि आप अब तक की सबसे आकर्षक महिला हैं जिन्हें मैंने देखा है। लिली ने गहरी सांस ली, आखिरकार शांत हुई और मुझ पर एक नजर डाली। उस नजर में चेतावनी का एक पुट था, थोड़ा आकर्षण और एक अजीब सी मुस्कान। उसने गिलास नीचे रखा और मेरी मां की ओर देखकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, वो मजाक कर रहा है। शैन शेन बहुत जेंटल है। मैं मन ही मन मजे ले रहा था। सज्जन, मौसी, उस रात तो आपने ऐसा नहीं कहा था। जब आपने कहा था कि मैं सज्जन हूं तो वो अभी की तुलना में बहुत अधिक सच्चा था। जल्द ही मां ने खाना तैयार कर लिया। ब्रेस्ट पोर्क, खट्टी मीठी पसलियां, भाप में पकी मछली से मेज भर गई। मेरी मां ने लिली को खींचकर खाने की मेज पर बैठाया। पागलों की तरह उसे खाना परोस रही थीं, बकबक कर रही थीं और पिछले सालों की बातें कर रही थीं। तभी मुझे पता चला कि लिली अभी अभी देश वापस नहीं आई है। वह 6 महीने पहले ही जेनचेन वापस आ गई थी। उसने एक कल्चरल कम्युनिकेशन कंपनी खोली है जो अभी काफी फल फूल रही है। वह एक असली बिजनेस वुमन है जिसकी अच्छी खासी संपत्ति है। लेकिन इन 6 महीनों में वह कंपनी के काम में व्यस्त थी और उसे मेरी मां से मिलने का समय नहीं मिला। मेरे पिता ने भी मुझे एक गिलास परोस दिया। टिया लिली ने वाइन का गिलास पकड़ा और एक घूंट पिया। उनकी आंखें बीच बीच में मुझे एक जटिल भावना के साथ देख रही थीं और मेरी मां मेरे बगल में थी। मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने अप्रत्यक्ष रूप से टोह लेने की कोशिश शुरू कर दी। इसलिए मैंने अपना गिलास उठाया और टिया लिली की ओर बढ़ाया। टिया लिली, आपके नाम एक जाम। जेन शहर में आपका वापस स्वागत है। टिया लिली ने मेरे साथ गिलास टकराया, एक घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, लिंग शेन। मैंने अपना गिलास नीचे रखा। बेपरवाह होने का नाटक करते हुए मैंने पूछा, टिया लिली, क्या आप हमेशा काम में इतनी व्यस्त रहती हैं? क्या आप अक्सर रिलैक्स करने के लिए बाहर जाती हैं? कुछ दिन पहले मैं अपने साथियों के साथ रोजमेरी बार गया था और मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद मुझसे गलती हुई है। जैसे ही ये शब्द निकले, टिया लिली सुन्न रह गईं। हाथ में पकड़े हुए चॉपस्टिक लगभग उनके हाथ से गिर ही गए। एक पल में उनका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और मुझ पर एक सख्त नजर डाली जो चेतावनी से भरी थी। मेरी मां को कुछ भी गलत नहीं लगा और जब उन्होंने सुना कि मैं बाहर गया था तो वह तुरंत भड़क गईं। उन्होंने चॉपस्टिक नीचे रखे और मुझे डांटा, लिंगशेन, तुम फिर से उस तरह की जगह पर गए? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बार बहुत ही खराब जगह होती हैं।
तुम्हारे जैसे छात्र के लिए वहां जाने की कोई जगह नहीं है। तुम इसलिए गलत व्यवहार कर रहे हो क्योंकि तुम्हें छोड़ दिया गया है। मां, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ एक बार अपने साथियों के साथ गया था, अब कभी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मुझे भ्रम हुआ होगा। वह परछाई टिया लिली से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन वह नहीं थी। टिया लिली ने तब राहत की सांस ली, बात को संभाला और मेरी मां से कहा, बहन लैन, सब ठीक है। बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं, साथियों के साथ रिलैक्स करने के लिए बाहर जाना सामान्य है। मैं बार में बहुत कम जाती हूँ, बस कभी कभी ग्राहकों के साथ सामाजिक मेलजोल के लिए जाती हूँ। लिंग शेन को जरूर गलतफहमी हुई होगी। जब उन्होंने बोलना खत्म किया तो उन्होंने अपनी आंखें उठाईं और मुझ पर एक और नजर डाली। वह नजर ऐसी थी मानो वह मुझे जिंदा निगल जाना चाहती हो। मैं मन ही मन खुश हुआ और खाना खाने के लिए सिर झुका लिया, लेकिन मेरे होंठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ने से नहीं रुक सके। यह खाना मैंने डर और आशंका के साथ खाया और यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था। पूरे खाने के दौरान मैं बेचैन था। बीच बीच में एक अस्पष्ट वाक्य कह देता था। टिया लिली को घबराया हुआ और चिढ़ा हुआ देखकर, लेकिन धमाका करने की हिम्मत न जुटाते देख मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। और टिया लिली पूरे खाने के दौरान शांत रहने का नाटक कर रही थी, मेरी मां से बातें कर रही थीं, जबकि अपनी आंखों से मुझे चेतावनी दे रही थीं। पूरे खाने के दौरान उन्होंने मुश्किल से कुछ खाया, लेकिन काफी वाइन पी ली। उनके गाल हमेशा लाल थे, जिससे मेरे दिल में हलचल मच रही थी। आखिरकार हमने खाना खत्म किया। मेरी मां ने जल्दी से सफाई खत्म की और टिया लिली खड़ी हो गई और कहा कि वह जा रही हैं। मेरी मां ने जल्दी से उन्हें रोका और कहा, तुमने पी रखी है, तुम गाड़ी नहीं चला सकती। अच्छा हुआ कि लिंग शेन ने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है। इसे तुम्हें घर छोड़ने देता हूं। लिंग शेन, जल्दी करो, अपनी मौसी को घर छोड़ाओ और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने के बाद वापस आना। मेरा दिल तुरंत बाग बाग हो गया। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और कहने के लिए दौड़ा, गारंटी देता हूं कि मिशन पूरा करूंगा। टिया लिली ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी मां ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उन्हें दरवाजे की ओर धकेलते हुए मां ने कहा, तय हो गया, मुझे तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा। लिंग शेन को तुम्हें ले जाने दो और उसे तुमसे कुछ सीखने दो। देखो कि कैसे इतना कम उम्र का कोई व्यक्ति इतना बड़ा बॉस बन गया। तुम भी कुछ सीख सकते हो। टिया लिली के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने कार की चाबी ली और टिया लिली के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे अंडरग्राउंड गैरेज की ओर चला गया। पूरे रास्ते कोई नहीं बोला। माहौल थोड़ा अजीब था। खाली गैरेज में केवल हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी। हम एक सफेद पोर्शे पैनामेरा की ओर बढ़ रहे थे। टिया लिली रुकी, कार की चाबी दबाई और कार का दरवाजा अनलॉक हो गया। वह मुड़ी, मेरी ओर देखा और उनके चेहरे की वह औपचारिक मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक गुस्से वाले भाव ने ले ली। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे दांत पीस कर बोल रही हूं। लिंग शेन, तुम अभी खाने की मेज पर क्या कर रहे थे? वह तुरंत भड़क गई। मेरा मुंह बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उनकी कलाई पकड़ ली। उनका हाथ कोमल और चिकना था, बिल्कुल उस रात के एहसास जैसा। उनकी कलाई पकड़कर मैं स्पष्ट रूप से उनकी नब्ज की धड़कन महसूस कर सकता था। मेरा दिल धड़क उठा। मैं खुद को एक कदम आगे बढ़ने से नहीं रोक सका, लगभग उनसे सट गया। भूमिगत गैरेज में रोशनी बहुत कम थी। केवल इमरजेंसी लाइट्स हल्की रोशनी दे रही थीं, जो उनके चेहरे पर चमक रही थीं। उनकी पलकें बहुत लंबी थीं, जो थोड़ी कांप रही थीं। चेहरा, टिया लिली, आप क्यों छिप रही हैं? मैंने उनकी ओर देखा। व्यंग्य के साथ अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उस रात आप ऐसी नहीं थीं, आप मुझे गले लगा रही थीं। चुप रहो, उन्होंने बहुत ही गर्मी से मुझे पुकारा। अब मुझे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? लिली का चेहरा और भी लाल हो गया। उन्होंने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाई। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। दांत भींचते हुए उन्होंने कहा, लिंग शेन, मुझे छोड़ो, इतने एग्जैजरेटेड मत बनो। वह रात सिर्फ एक दुर्घटना थी। हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी और ये हो गया। नहीं, ये काम नहीं करेगा। मैंने बिना सोचे सीधे इनकार कर दिया। उनकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, मेरे लिए वह कोई दुर्घटना नहीं थी। टिया लिली, मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरी मां की सबसे अच्छी सहेली हैं। मैंने ड्राइवर की सीट का दरवाजा खोला और उनकी ओर भौहें चढ़ाईं। कार में बैठिए टिया लिली, मेरी मां ने मुझे आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए कहा है। मैं उन्हें चिंतित नहीं कर सकता, है ना? जो भी बात करनी है रास्ते में करते चलेंगे। टिया लिली वहीं खड़ी रहीं। कुछ देर मुझे देखा और आखिरकार अपने होंठ काटते हुए कार के दूसरी तरफ पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गईं। मैंने कार स्टार्ट की और भूमिगत पार्किंग से बाहर निकलकर नदी के किनारे की ओर चल दिया। मुझे पता है कि जेनशेन के नदी के नजारे वाले आलीशान अपार्टमेंट वहीं हैं। लिली जैसी बिजनेस वुमन निश्चित रूप से वहीं रहती होंगी। कार का माहौल बहुत शांत था, बस एयर कंडीशनर की हवा की आवाज आ रही थी। टिया लिली पैसेंजर सीट पर टेक लगाकर खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके चेहरे की रूपरेखा बहुत कोमल थी, लेकिन देखा जा सकता था कि उनकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद उन्होंने ही बहुत धीमी आवाज में बात शुरू की। लिंग शेन,
मुझे उम्मीद है कि तुम उस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, खासकर अपनी मां को मत बताना। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अगर उसे पता चला तो हम अब दोस्त नहीं रहेंगे। मुझे पता है। मैंने सड़क की ओर देखते हुए सिर हिलाकर सहमति दी और कहा, मैं अपनी मां को नहीं बताऊंगा जब तक कि आप न चाहें कि उन्हें पता चले। टिया लिली ने राहत की सांस ली और फिर से कहा कि इस मामले को सिर्फ एक दुर्घटना माना जाए। जो बीत गया सो बीत गया। भविष्य में हम सामान्य बड़े रिश्तेदारों और छोटों की तरह पेश आएंगे, ठीक है? मैंने अपना सिर घुमाया, उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। मौसी, क्या आपको वाकई लगता है कि यह मुमकिन है? हमारे बीच वह सब हुआ। आप कैसे चाहती हैं कि मैं आपको एक सामान्य मौसी की तरह देखूं? जैसे ही मैं आपको देखता हूं मुझे वह रात याद आ जाती है। मुझे याद आता है कि आपने मुझे गले लगाया था। मैं बस ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। लिंग शेन। लिली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे एक थप्पड़ यानी हल्की चपत जड़ दिया। तुम गाड़ी चला रहे हो, बकवास मत करो। मैं हंस पड़ा और बचते हुए बोला, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। टिया लिली, मैं आपसे पूछता हूं कि उस रात बार में आप इतनी नशे में क्यों थीं और अकेले मुझसे फ्लर्ट करने क्यों आई? आपकी जैसी हैसियत वाली महिला को अजनबी मर्दों के साथ ऐसे ही फ्लर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही मैंने यह कहा, लिली का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आंखों में दुख की एक झलक दिखी। वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई। उसने अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखते हुए दबी आवाज में कहा, यह तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। यह मेरे मतलब की बात कैसे नहीं है? मैंने कहा, हमारे बीच रिश्ता रहा है। आपके साथ जो होता है वह मेरा भी मामला है। मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसे यह भी नहीं पता कि वह मेरे बिस्तर तक कैसे पहुंची। सही है ना? लिली कुछ देर चुप रही। आखिरकार उसने आह भरी और मुझे सच बताया। उसका एक पूर्व पति है जिसका नाम जफेंग है। उन दोनों की शादी को 8 साल हुए थे, लेकिन अंत में उनका तलाक हो गया क्योंकि उनके बीच पटरी नहीं बैठती थी। तलाक के समय वह कभी गर्भवती नहीं हो पाई थी। लिली ने उसे 10 मिलियन दिए थे, ये मानते हुए कि वह जितनी उदार हो सकती थी उतनी रही। लेकिन जफेंग ने पैसे लेने के बाद ढंग की जिंदगी नहीं जी। वह रोज जुआ खेलता था। 2 साल से भी कम समय में उसने पूरे 10 मिलियन हार दिए और कैसीनो में जुए के लाखों के कर्ज में डूब गया। इस बार जब लिली जेनशेन वापस आई तो जफेंग को पता चल गया और उसने उसे रोज परेशान करना शुरू कर दिया। वह उसके साथ सुलह करना चाहता था। साफ तौर पर कहें तो वह बस उससे और पैसे चाहता था। कुछ दिन पहले जफेंग ने उसे रोज बार में मिलने के लिए बुलाया, यह कहकर कि वह उससे ठीक से बात करना चाहता है, लेकिन जब वह वहां गई तो जफेंग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जफेंग की नजर चूकते ही वहां से भागने का मौका ढूंढ लिया। नतीजा यह हुआ कि आधे नशे और चक्कर की हालत में उसने सिर झुकाया और वह मेरी बाहों से टकरा गई और बाकी सब स्वाभाविक रूप से हो गया। यह सुनने के बाद मैं इतना आगबूला हो गया कि मैंने लगभग स्टीयरिंग व्हील ही तोड़ दिया। मैंने दांत पीसे और उसे कोसा। उस कुत्ते की इतनी हिम्मत कि उसने आपको नशीली दवा दी। मैं अभी भी एक मर्द हूं। लिली ने मेरे गुस्से को अपनी आंखों में थोड़ी हैरानी के साथ देखा। फिर उसने एक कड़वी मुस्कान दी। अब बीत गया, वैसे भी कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं, इसका क्या मतलब है? मैंने उसे देखा और गंभीरता से कहा, अगर उस रात आप मुझसे न टकराती और वह जफेंग आपको ले जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। टिया लिली, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। उसने आपको छूने की हिम्मत की। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। लिली एक पल के लिए झिनकी और मुझे देखने लगी। वह काफी देर तक बिना बोले रही। उसके आसपास के लोग जो इस घटना के बारे में जानते थे या तो उसे इसे भूल जाने की सलाह देते थे या फिर पैसे की वजह से उसे खुश करना चाहते थे ताकि वे अपना फायदा निकाल सकें। कभी किसी ने मेरी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पहली प्रतिक्रिया गुस्सा थी और उसका बचाव करने की इच्छा। उसने मुझे देखा। उसकी नजरें कोमल हो गईं और आवाज धीमी हो गई। ठीक है, तुम अभी छात्र हो, इन सब चीजों में मत पड़ो। जफेंग बस एक नीच इंसान है, तुम उसे उकसा नहीं सकते। मैं उसे उकसा नहीं सकता? मैं व्यंग्य से हंसा। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वह जूते वालों से नहीं डरता। वह एक नीच है जो जुए के कर्ज में डूबा है। मैं उससे क्यों डरूं? मौसी, बेफिक्र रहिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि वह फिर कभी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिली ने मेरी आंखों में थोड़ी जटिल भावना के साथ देखा। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। कार जल्दी ही ग्याडिनो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच गई, जो नदी के किनारे है और जेनचेन का सबसे विशिष्ट लग्जरी आवासीय क्षेत्र है। यहां एक एक अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों में है। मौसी, आज मुझे वापस लाने के लिए शुक्रिया और उस रात जो हुआ उसके लिए भी शुक्रिया। मैं एक पल के लिए झिझका और मुस्कुराया। शुक्रिया किस लिए? मेरा फायदा उठाने के लिए? लिली का चेहरा फिर से लाल हो गया और उसने मुझे एक चपत लगाई। उसने झेंपते हुए कहा, गंभीर बनो। मैं शुक्रिया कह रही हूं। अगर उस रात तुम नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता कि क्या होता।
मैंने उसकी लाल आंखों की ओर देखा, मेरा दिल पसीज गया और मैंने हाथ बढ़ाया। मैंने धीरे से उसके सिर को छुआ और कहा, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। लिली का शरीर तुरंत जम गया। उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थीं और उसकी आंखों में एक अकथनीय भावना थी। हम बहुत करीब थे। हमारी सांसें आपस में मिल रही थीं और कार के अंदर का माहौल तुरंत एम्बुगस हो गया। मैंने उसके भरे हुए होठों की ओर देखा और खुद को धीरे धीरे करीब जाने से नहीं रोक सका। ठीक जब मेरे होंठ उसे छूने ही वाले थे, उसने अचानक अपना सिर घुमाया। उसने मुझे थोड़ा परेशान आवाज में दूर धकेल दिया। ऐसा नहीं हो सकता लिंगशेन, हम यह नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी मां की सबसे अच्छी सहेली हूं, तुम्हें मुझे मौसी कहना चाहिए। मैंने उसकी परेशान हालत को देखा और उसे और मजबूर नहीं किया। बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन टिया लिली, मैं आपको पसंद करता हूं, यह नहीं बदलेगा। मैं पूरे दिन अपनी हंसी नहीं रोक पाया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पहले जैसा नहीं रहा, जो रोज बिना किसी लक्ष्य के क्लास जाता और बाहर घूमता था। इसके बजाय अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैंने लिली की कंपनी में अक्सर जाना शुरू कर दिया, अपनी मां की ओर से उसका ख्याल रखने का बहाना बनाकर, इस डर से कि कहीं जफेंग उसे फिर से परेशान न करे। लिली की कंपनी जेनचेन के सबसे व्यस्त बिजनेस सीबीडी में है। पूरी मंजिल उसकी है और सजावट बहुत ही आधुनिक और शानदार है। पहली बार जब मैं गया तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोका और पूछा कि मैं किससे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं लिली को ढूंढ रहा हूं। उसने लिली की सेक्रेटरी को फोन किया और कहा कि उसका भाई आया है। 2 मिनट बाद सेक्रेटरी जल्दी से नीचे आई और मुझे ऊपर ले गई। जब मैंने लिली के ऑफिस में कदम रखा तो पूरी कंपनी मुझे खोजी नजरों से देख रही थी। वह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में थी और मुझे अंदर आते देख पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। उसके हाथ से पेन लगभग गिर ही गया था। उसने कंप्यूटर से कहा, यहां रुकते हैं। फिर माइक्रोफोन बंद किया, मुझे देखा और दांत भींचते हुए कहा, लिंगशेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं मुस्कुराया और उसकी मेज की ओर बढ़ा। मैंने मेज पर थर्मल लंच बॉक्स रखा और कहा, मेरी मां ने आपके लिए थोड़ा सूप भेजा है जो उन्होंने बनाया है। उन्होंने कहा कि आप आजकल बहुत मेहनत कर रही हैं, अपनी ताकत बनाए रखने के लिए इसे पी लें, और मैं भी आपको देखने का मौका निकाल लिया। क्या वह जफेंग फिर से आपको परेशान करने आया था? लिली ने मुझे गुस्से और लाचारी के साथ देखा और कहा, मैं मीटिंग में हूं, कृपया बाहर इंतजार करो। मैंने बिना किसी शोर शराबे के उसकी बात मान ली और ऑफिस के सोफे पर बैठ गया। मैंने शांति से उसकी मीटिंग खत्म होने का इंतजार किया। उसकी मीटिंग आधे घंटे से ज्यादा चली। खत्म होने के बाद उसके कर्मचारी दस्तावेज देने के लिए अंदर आए। जब उन्होंने मुझे सोफे पर बैठा देखा तो उन्होंने चुपके से मुझे जिज्ञासा भरी नजरों से देखा। जब वे बाहर निकले तो वे अभी भी दरवाजे पर कानाफूसी कर रहे थे। मुझे यह जानने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि वे निश्चित रूप से इस युवक और अपनी खूबसूरत बॉस के बीच के रिश्ते के बारे में अटकलें लगा रहे थे। जब सब चले गए तो लिली मेरे पास आई। कमर पर हाथ रखकर उसने मुझे देखा और कहा, चिड़चिड़े मन से, लिंगशेन, तुम चाहते क्या हो? आखिरकार तुम रोज मेरी कंपनी में आते हो। कंपनी के लोग पहले से ही फालतू बातें कर रहे हैं। मैंने थर्मल लंच बॉक्स खोला, सूप परोसा और उसे पकड़ा दिया। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, वे और क्या कहेंगे? वैसे भी मैं आपके लिए सूप लाया हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जल्दी पी लीजिए, मेरी मां ने बनाया है। ठंडा होने पर यह खराब हो जाएगा। लिली ने मेरे द्वारा दिए गए सूप को देखा, काफी देर तक झक्की। आखिरकार उसने इसे लिया और धीरे धीरे पीना शुरू किया। सूप पीते समय वह बहुत कोमल लग रही थी। उसकी लंबी पलकें झुक गई थीं, जिससे उसकी आंखों की भावनाएं छिप गई थीं। मैं उसके सामने बैठा उसे देख रहा था। जितना अधिक मैं उसे देखता उतना ही मुझे महसूस होता कि यह महिला वास्तव में बहुत आकर्षक है। उस दिन के बाद से मैंने रोज उसकी कंपनी जाना शुरू कर दिया। आज मैं मां का बनाया खाना ले जाता, कल फल ले जाता, परसों फूल। दिन में मैं अपनी मां के नाम पर खुलेआम उसकी देखभाल करता था, लेकिन असल में मैं बस उसे रोज देखना चाहता था। लिली की कंपनी के लोगों ने पहले ही मान लिया था कि मैं उसका छोटा बॉयफ्रेंड हूं। उनकी नजरें मेरे लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण थीं। यहां तक कि रिसेप्शनिस्ट भी जब मुझे देखती तो मुस्कुराकर मेरा अभिवादन करती, नमस्ते मिस्टर लिन। शुरुआत में लिली मुझे निकाल देती थी, लेकिन यह देखने के बाद कि मुझे निकाला नहीं जा सकता, उसने बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। लेकिन हर बार जब मैं उसके कर्मचारियों के सामने उसके साथ मजाक करता तो वह शर्म से लाल हो जाती और मुझे घूरती, पर कभी सच में गुस्सा नहीं होती थी। मैंने सोचा था कि दिन ऐसे ही चलेंगे, बिना किसी बड़े ड्रामे के। मैं धीरे धीरे उसका दिल जीत लूंगा। एक दिन वह मुझे स्वीकार कर लेगी, लेकिन आधे महीने बाद एक समस्या हो गई। उस दिन मैं क्लास में था जब अचानक लिली का फोन आया। फोन पर उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। मैं क्लास से बाहर भागते हुए पूछने लगा, क्या हुआ? क्या उस कमीने जफेंग ने फिर से तुम्हें परेशान किया? तुम कहां हो? मैं अभी वहां आ रहा हूं। मैं अस्पताल में हूं। लिली की आवाज बहुत धीमी और थोड़ी कांपती हुई थी। यह सेंट्रल अस्पताल है, यहां आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है।
मेरा दिल धड़क उठा। मैं तुरंत घबरा गया, ये सोचकर कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैंने टैक्सी लेने की भी परवाह नहीं की और सेंट्रल अस्पताल की ओर भागा। रास्ते में मेरी जान हलक में अटकी थी। मेरा दिमाग बुरे ख्यालों से भरा था। 20 मिनट बाद मैं दौड़ते हुए सेंट्रल अस्पताल के गायनोकोलॉजी विभाग पहुंचा। मैंने गलियारे में लिली को देखा। मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने उसकी ओर देखा और चिंता से पूछा, क्या हुआ लिली? क्या तुम ठीक नहीं हो? क्या जफिंग ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? मुझे बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। लिली ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी थीं। उसने काफी देर तक मुझे बिना कुछ कहे देखा। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद कागज निकाला और मुझे थमा दिया। मैं दंग रह गया। मैंने उसे लिया और नीचे देखा। यह एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट थी जिसमें साफ तौर पर लगभग 5 सप्ताह का गर्भ यानी इंट्राब्यूटेराइन प्रेगनेंसी दिखाया गया था। मेरे दिमाग में एक सनसनाहट हुई और सब कुछ खाली हो गया। हाथ में पकड़ी रिपोर्ट लगभग फर्श पर गिर गई और मैं जम गया। फर्श पर घुटनों के बल बैठे हुए मुझे इस बात को समझने में सदियों लग गए। गर्भवती। लिली गर्भवती है, बच्चा मेरा है। मेरे दिमाग में बस यही वाक्य पागलों की तरह दोहराए जा रहे थे, जैसे बिजली गिर गई हो। मैं तो सांस लेना भी भूल गया। मैंने अपनी मां की सबसे अच्छी सहेली के साथ संबंध बनाया और अब वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मुझे आखिरकार समझ आया कि मेरी मां हमेशा क्यों कहती थी, जो हमेशा नदी के किनारे चलता है वह कभी ना कभी भीग ही जाता है। यह सिर्फ पैर भिगोना नहीं था, मैं तो सीधे नदी में ही गिर गया था। लिली ने मुझे स्तब्ध अवस्था में देखा। उसकी आंखों के आंसू आखिरकार नहीं रुक सके और गिर पड़े। वह सदमे में थी। उसे रोते हुए देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे दिल को एक साथ मरोड़ भी रहा है और सहला भी रहा है। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके चेहरे के आंसू पोंछे और फिर अचानक मेरा दिमाग चटका और मेरा बेपरवाह अंदाज वापस आ गया। मेरे मुंह से निकल गया, सच में मैं कितना काबिल हूं। एक बार ही काफी था। लिली पहले से ही दुख में रो रही थी, लेकिन मेरी बात सुनकर वह पल भर के लिए ठिठक गई। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ मुझे गुस्से और हंसी के मिले जुले भाव से देखा और मुझे एक चपत लगाई। रुंधे हुए गले से डांटते हुए बोली, लिंगशेन, क्या तुम कभी गंभीर नहीं हो सकते? मैं यहां चिंता से मरी जा रही हूं और तुम अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे उठने में मदद की। उसके बगल में बैठकर उसके हाथ में मौजूद रिपोर्ट को देखते हुए मैं अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर सकता था। उसमें सदमा था, घबराहट थी, लेकिन इन सबसे बढ़कर एक अजीब सी खुशी और जिम्मेदारी का एक अभूतपूर्व एहसास था। मैं 22 साल का हूं, अभी भी एक कॉलेज का छात्र हूं जिसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है और मैं पिता बनने वाला हूं। मेरे बच्चे की मां मेरी मां की सबसे अच्छी सहेली है जो मुझसे 16 साल बड़ी है। अगर मैं यह किसी को बताऊं तो शायद सबके होश उड़ जाएंगे, लेकिन मैं जरा भी डरा हुआ नहीं हूं, बल्कि थोड़ा उत्साहित हूं। मैंने लिली की ओर देखा और गंभीरता से पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? लिली ने अपनी नाक सिकोड़ी, चेहरे से आंसू पोंछे और गहरी सांस ली। मेरी ओर देखते हुए उसकी आंखें दृढ़ हो गईं। मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूं। मैं एक पल के लिए हैरान हुआ और फिर मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम इसे रखना चाहती हो तो रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस बार हैरान होने की बारी लिली की थी। उसने मुझे फटी आंखों से देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। वह मूल रूप से इस बात के लिए तैयार थी कि मैं उसे गर्भपात के लिए कहूंगा, उससे सारे रिश्ते तोड़ लूंगा या उससे छिप जाऊंगा। उसने मुझे देखा और काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला, उसे मेरे हाथ में रखा और कहा, लिंगशेन, मैं इस बच्चे को अकेले पाल सकती हूं। तुम्हें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में 50 लाख हैं जो तुम्हारे लिए ग्रेजुएशन के बाद घर और कार खरीदने, शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए काफी हैं। मेरी बस एक विनती है, ये बात कभी किसी को मत बताना, खासकर अपनी मां को। कभी जिक्र मत करना, ऐसे व्यवहार करना जैसे इस बच्चे का तुमसे कोई लेना देना ना हो, ठीक है? मैंने अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देखा और फिर लिली को देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने कार्ड वापस उसके हाथ में रख दिया। उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने एक एक शब्द तोलकर कहा, लिली, तुम मुझे क्या समझती हो? लिंगशेन, क्या मैं उस तरह का इंसान हूं जो काम होने के बाद जिम्मेदारी नहीं पहचानता, जो एक महिला के साथ सोता है और उसे अकेले बच्चा पैदा करने के लिए छोड़ देता है और उसके ऊपर से उसके पैसे भी ले लेता है? क्या मैं इतना डरपोक हूं? लिली ने उलझन भरी आंखों से मुझे देखा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बहुत सरल है। मैंने हाथ बढ़ाया, धीरे से उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बच्चा मेरा है, मुझे जिम्मेदार होना होगा। तुम भी मेरी हो, मुझे तुम भी चाहिए लिली। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम ये क्या कह रहे हो? लिली तुरंत भड़क गई। उसने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया और पूरी तरह से अविश्वास के साथ मुझे देखा। लिंगशेन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे 16 साल बड़ी हूं।
मैं तुम्हारी माँ की सबसे अच्छी सहेली हूं। तुम्हें मुझे मौसी कहना चाहिए। हम शादी कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी माँ को पता चला तो वह आग बबूला हो जाएगी। मैं पागल नहीं हुआ हूं। मैंने उसे देखा। मेरा लहजा अविश्वसनीय रूप से गंभीर था। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? और क्या हुआ अगर 16 साल का अंतर है? यांग जेनिंग और वेंग फान में 54 साल का अंतर है। क्या वे अच्छे से नहीं रह रहे? इसके अलावा तुम मेरी माँ की सहेली हो, मेरी सगी मौसी नहीं। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है और न ही कानून हमें शादी करने से रोकता है। और मेरी माँ। लिली ने मुझे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैं उसके बेटे के साथ हूं और अब उसके पोते के साथ गर्भवती हूं। तुम्हें क्या लगता है कि वह इसे कैसे स्वीकार करेगी? वह मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी। और मेरी माँ, मैं उसे बता दूंगा, मैं कह दूंगा। हालांकि मेरी माँ का मिजाज तेज है, लेकिन वह मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और तुमसे भी बहुत प्यार करती है। जब तक हम ईमानदार रहेंगे, वह आखिरकार मान जाएगी। बुरे से बुरा क्या होगा? अगर वह स्वीकार नहीं भी करती तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और न ही इस बच्चे को त्यागूंगा। लिली ने मुझे देखा। उसकी आंखों के आंसू अब नहीं रुक सके। वह इस साल 38 साल की है। पूर्व पति के साथ 8 साल की शादी में उसने बच्चा पाने का सपना देखा था। हर तरीका आजमाया, लेकिन गर्भवती नहीं हो पाई। उसने सोचा था कि इस जीवन में उसका अपना कोई बच्चा नहीं होगा। नतीजा अनपेक्षित रहा। एक बार के इत्तेफाक से वह गर्भवती हो गई। वह इस बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन वह बच्चे को अकेले पालने के लिए भी तैयार थी। उसने यहां तक सोचा था कि उसे कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए चुप करवा दे, ताकि वह उसकी और बच्चे की जिंदगी में फिर कभी ना आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग ऐसी बातें कहेगा। ये लड़का जो उससे 16 साल छोटा है, उसकी सबसे अच्छी सहेली का बेटा। उस समय जब वह सबसे ज्यादा घबराई हुई और असहाय थी, उसने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। वह उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है। उसने काफी देर तक मुझे बिना कुछ कहे देखा। आखिरकार अपना चेहरा ढका और रोने लगी। मैंने हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। मैंने कोमलता से कहा, रो मत, मैं यहां हूं। अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं उसे तुम्हारे लिए थाम लूंगा। तुम और बच्चा, मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। लिली मेरी बाहों में सिमट गई। रोते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतने सालों का दर्द और बेबसी, उस पल में सब कुछ फूट पड़ा। अस्पताल से निकलने के बाद मैंने आधिकारिक तौर पर अपने भविष्य के पापा वाली जिंदगी शुरू कर दी। मैं सीधे लिली के नदी के किनारे वाले पेंटहाउस अपार्टमेंट में रहने चला गया। इसे मैंने गर्भवती महिला की देखभाल का नाम दिया। लिली ने शुरू में मना किया, लेकिन वह मेरी जिद के आगे टिक नहीं सकी। इसके अलावा गर्भावस्था के बाद उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। उसे वाकई किसी की देखभाल की जरूरत थी और आखिरकार वह मान गई। मैंने गर्भवती महिलाओं के लिए खाना बनाना सीखना शुरू किया। मैं हर दिन अपने मोबाइल पर ट्यूटोरियल देखता था कि गर्भवती महिला क्या खा सकती है और क्या नहीं। मुझे ये बातें अपनी पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान से भी ज्यादा याद रहने लगीं। शुरू में जो व्यंजन मैं बनाता था, उनमें या तो बहुत ज्यादा नमक होता था या बहुत ज्यादा चीनी। वह भयानक होता था। लिली एक निवाला खाती और उसे उल्टियां होने लगती। वह चुपके से किचन में जाकर मेरा बनाया खाना फेंक देती थी। मैं चिंता से लगभग रोने वाला होता था। लिली ने यह देखा, पास आई, मुझे पीछे से गले लगाया और धीरे से कहा, सब ठीक है, आराम से करो, तुम पहले ही बहुत अच्छा कर रहे हो। तब से मैंने हर दिन घर की नौकरानी के साथ खाना बनाना सीखना शुरू किया। आधे महीने के अभ्यास के बाद आखिरकार मैं कुछ अच्छे व्यंजन बनाने में सफल रहा। लिली ने मेरा बनाया खाना खाया। उसकी आंखें मुस्कुराहट से भर गईं और उसने कहा कि मेरा खाना नौकरानी के खाने से भी बेहतर है। उसके खान पान का ख्याल रखने के अलावा मैं उसे हर दिन टहलने ले जाता, उसे चुटकुले सुनाता और उसे खुश रखता। जब उसे व्यायाम के दौरान असहज महसूस होता तो मैं उसके पेट की मालिश करता और उसे पानी देता। बिना थके पूरी रात उसका साथ देता। लिली मुझे हर चीज में व्यस्त देखती तो उसकी आंखें और भी कोमल हो जाती। मेरे प्रति उसका व्यवहार भी बदल रहा था। अब वह पहले की तरह रूखी नहीं थी। इसके बजाय वह खुद प्यार जताने की पहल करती, मुझे अपने काम की परेशानियों के बारे में बताती, मेरी बाहों में सिमट जाती और मेरे साथ गाना गाती। बच्चे के आने की खबर के बाद हमारा रिश्ता इतनी तेजी से विकसित हुआ कि आखिरी सीमा को पार करने के अलावा हमारे और एक असली जोड़े के बीच कोई अंतर नहीं रह गया था। जाहिर है, मेरी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने मां से कहा कि मैं पढ़ाई की सुविधा के लिए स्कूल के बाहर एक दोस्त के साथ फ्लैट शेयर कर रहा हूं। मां ने ज्यादा नहीं सोचा और मान लिया। बस जब भी वह मुझे फोन करती तो मुझसे लिली से मिलने के लिए कहती, ये कहते हुए कि वह बेचारी अकेली है और मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा मुस्कुराते हुए मान जाता। मन ही मन मैं खुश होता। मां, बेफिक्र रहो, मैं आपकी सबसे अच्छी सहेली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैंने तो आपके लिए पोते का इंतजाम भी कर दिया है। दिन तेजी से बीत रहे थे। देखते ही देखते लिली को लगभग 3 महीने हो गए थे और उसका पेट थोड़ा बाहर निकलने लगा था।
सुबह की उल्टियां धीरे धीरे कम हो गई थीं। उसका चेहरा चमकने लगा था और उसमें एक कोमल ममतामयी आभा दिखने लगी थी, जिससे मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। ठीक जब मैंने सोचा था कि दिन इतने ही खुशी से बीतेंगे, मुसीबत सामने आ गई। उस दिन मैं लिली के साथ एक मॉल में मैटरनिटी कपड़े खरीदने गया था। जैसे ही हम बेबी एरिया में पहुंचे, हमारा सामना दो लोगों से हुआ, सुकिंग और एंगुयाल। जैसे ही सुकिंग ने मुझे देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं और फिर उसकी नजर मेरे बगल में खड़ी लिली पर पड़ी। लिली ने आज एक डीली मैटरनिटी ड्रेस पहनी थी, बाल खुले थे और वह मेरा हाथ थामे हुए बहुत ही कोमल और सुरुचिपूर्ण लग रही थी। गर्भवती होने के बावजूद उसका आकर्षण बेमिसाल था, सुकिंग से कहीं बेहतर। सुकिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने लिली को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मेरे होठों के कोने पर एक ताने भरी मुस्कान के साथ व्यंग्य से कहा, लिंगशेन, मैं सोच रही थी कि मेरे छोड़ने के बाद तुम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो। पता चला कि तुम्हें पालने के लिए एक शुगर मम्मी मिल गई है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के गीगोलो निकलोगे। एंगुयाल भी पास आया। उसने सुकिंग की कमर पकड़ी, तिरस्कार से मुझे देखा और कहा, लड़के, किसी के टुकड़ों पर पलना अच्छा है। क्या चाहते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ और औरतों से मिलवाए? मैं गारंटी देता हूं कि वे इस बुढ़िया से ज्यादा अमीर होंगी। जैसे ही ये शब्द कहे गए, लिली का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैं पहले उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिली को बुढ़िया कहा, मैं आग बबूला हो गया। मेरी मुट्ठियां भींच गईं। मैं उन्हें मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि लिली ने मुझे रोक दिया। वह एक कदम आगे बढ़ी, उसने मेरा बचाव किया और तुरंत एक बॉस वाली ताकतवर आभा दिखाई। मैं अपने बॉयफ्रेंड पर पैसे खर्च करती हूं, इससे तुम लोगों का क्या लेना देना? लिली की आवाज ठंडी और अधिकारपूर्ण थी। हाँ, तुम वही एक्स गर्लफ्रेंड हो जिसने उसे छोड़ा था। सुकिंग उसकी आभा से डर गई और एक कदम पीछे हट गई, लेकिन फिर भी उसने बहादुर बनने का नाटक किया और गर्दन तानकर कहा, तो क्या हुआ? वह सिर्फ एक गरीब बेचारा है जिसे किसी और के टुकड़ों पर पलने के अलावा कुछ नहीं आता। गरीब बेचारा? लिली ने उपहास किया और सुकिंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मेरा शेन जवान है, सुंदर है, अच्छे चरित्र वाला है और इस पेस्टल चेहरे वाले प्लेबॉय से ज्यादा जिम्मेदार है जो सिर्फ अपने परिवार के भरोसे जी रहा है। तुम उसे गरीब समझती हो? लिली ने पूरे मॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मॉल मेरी कंपनी का एक प्रमुख प्रोजेक्ट है। इस तीसरी मंजिल का पूरा बेबी एरिया मेरे द्वारा निवेश किया गया है। मेरे हाथ में जो कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू 10 बिलियन यानी 1000 करोड़। इसके बगल में खड़े इस लड़के के पूरे परिवार की कंपनी मिला दी जाए तो वह मेरे चिल्लर के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है कि मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब कहो? ये शब्द सुनते ही सुकिंग और वांग के चेहरे पीले पड़ गए। वांग के परिवार का छोटा सा व्यवसाय है जिसकी संपत्ति बस कुछ करोड़ है। लिली जैसी हस्ती के सामने जिसकी संपत्ति 1000 करोड़ है, वह कुछ भी नहीं है। वह तुरंत डर गया और उसका अहंकार गायब हो गया। लिली ने उनकी ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, और रही बात बुढ़िया की, मैं इस साल 38 साल की हूं। मैंने अपना साम्राज्य शून्य से खड़ा किया है। मेरे पास कार है, घर है और एक कंपनी है। जो लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं उनकी लाइन यहां से नदी के दूसरे छोर तक लग जाएगी। और तुम अपने 20 से 25 साल की उम्र में मेहनत करने के बारे में नहीं सोचती, बस किसी अमीर को पकड़कर सजावटी सामान बनने की सोचती हो। तुम्हारी क्या नैतिकता है कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? सुकिंग का चेहरा शर्म से पहले लाल और फिर सफेद पड़ गया। वह वहीं खड़ी कांपने लगी, एक शब्द भी नहीं कह पाई। पास में टहल रहे लोग करीब आ गए और उनकी ओर इशारा करने लगे। लिली उनके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने अपना फोन निकाला और मॉल के मैनेजर को फोन किया। फोन रखने के 2 मिनट बाद ही मॉल के सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए आए और बिना कुछ कहे सुकिंग और एंगोयाल को पकड़कर बाहर निकाल दिया। सुकिंग ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। भीड़ की हंसी के बीच उन्हें अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने लिली को गले लगाया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, बहन, आप कमाल हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। लिली का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने मुझे धकेलते हुए कहा, यहां बहुत लोग हैं, ऐसी हरकतें मत करो। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके होंठ मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सके। इस घटना के बाद लिली ने व्यावहारिक रूप से हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। रात को जब हम घर लौट रहे थे, वो मेरी बाहों में सिमट गई और उसने मुझसे कहा कि पहले उसे हमेशा लगता था कि हमारे बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है और इस तरह का रिश्ता चलना असंभव है, लेकिन अब उसे परवाह नहीं है। जब तक वो मेरे साथ है, दूसरे क्या कहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे गले लगाया, मेरा दिल पूरी तरह पसीज गया और मैंने उसे किस किया। उसने मुझे दूर नहीं धकेला, बल्कि मेरा हाथ थाम लिया। ठीक जब हमारा रिश्ता बेहतर हो रहा था और दिन खुशहाल बीत रहे थे, झफेंग का वह भूत फिर से सामने आ गया। उस दिन मैं स्कूल में परीक्षा देने गया था और मैंने अपनी मौसी से घर पर लिली का ख्याल रखने को कहा था।
परीक्षा खत्म ही हुई थी कि मौसी का फोन आया। वह फोन पर बहुत घबराई हुई थी। कह रही थी कि जफेंग घर आ गया है और गेट पर हंगामा कर रहा है। कह रहा है कि उसे लिली से मिलना है और दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहा है। ये सुनते ही मैं आग बबूला हो गया और घर की ओर भागा। रास्ते में मैंने जफेंग को जी भर के कोसा। जब मैं घर पहुंचा वह अभी भी हंगामा कर रहा था। उसके साथ दो संदिग्ध दिखने वाले आदमी थे। पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे। लिली के घर का दरवाजा बंद था और मौसी अंदर डरी हुई थी। मैं दौड़ा और जफेंग का कॉलर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। मैंने दांत भींचते हुए कहा, जफेंग, क्या तुम मरना चाहते हो? यहां हंगामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जफेंग पहले तो चौंक गया, फिर उसने मुझे पहचान लिया। उसने एक ताने भरी मुस्कान दी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कौन हो लड़के? अभी तुम्हारे चेहरे पर बाल भी नहीं आए हैं और तुम मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हो। मैं अपनी पूर्व पत्नी को ढूंढ रहा हूं। पूर्व पत्नी? मैं तिरस्कार के साथ हंसा। जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। तुम्हें उसे इस नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा 8 साल पहले तलाक हो चुका है। तुम रोज उसे पैसों के लिए परेशान करते हो और अब घर के दरवाजे पर हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मेरे और मेरी पत्नी के बीच के मामले में तुम दखल मत दो, जफेंग अहंकार से चिल्लाया। मैं तुम्हें बता रहा हूं, लिली मेरे बच्चे के साथ गर्भवती है। मैं उसे घर ले जाने आया हूं। लड़के, यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा बेशर्म कभी नहीं देखा। मैंने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा जफेंग, तुम्हारा 8 साल पहले तलाक हुआ था। 8 साल साथ रहकर तुम उसे गर्भवती नहीं कर पाए और अब? क्या तुम्हारा स्पर्म 8 साल तक गर्भ में छिपा था जो अब बाहर आया है? देख रहे पड़ोसी ठहाके मारकर हंसने लगे और जफेंग पर उंगली उठाने लगे कि वह पैसों के लिए पागल हो गया है। जफेंग गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने मुक्का ताना और मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैं इसके लिए तैयार था। मैंने खुद को बचाया और उसकी कोख में एक लात मारी। कॉलेज के सालों की मेहनत बेकार नहीं गई थी। रोज कसरत करने का नतीजा था कि शराब और औरतों के चक्कर में चूर उसके जैसे आदमी को संभालना मेरे लिए आसान था। जफेंग दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथ आए दोनों आदमी मुझे मारने के लिए आगे बढ़े। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने अपना फोन निकाला और उन्हें दिखाया। मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आ रही है और मैंने तुम लोगों के हंगामे की पूरी रिकॉर्डिंग की है। जफेंग, क्या तुम कैसीनो के लाखों के कर्जदार नहीं हो? अगर तुम जेल गए तो क्या कैसीनो वाले तुम्हें छोड़ देंगे? ये सुनते ही वे दोनों रुक गए। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। जफेंग भी डर गया। जमीन से उठा और मुझे डरी हुई नजरों से देखा, पर फिर भी खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश की। लड़के, तुम देख लेना। इसके बाद वह अपने आदमियों के साथ दुम दबाकर भाग गया। उन्हें भागते देख मैंने राहत की सांस ली। मैंने दरवाजा खटखटाया। लिली, मैं हूं, सब ठीक है। दरवाजा खुला और लिली सीधे मेरी बाहों में आ गई। वह कांप रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसे गले लगाया और उसे दिलासा दिया। मुझे पता था कि जफेंग एक खतरा है। वह अब एक पागल कुत्ते की तरह था। अगर उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया तो वह हमेशा खतरा बना रहेगा। मैंने उसके खिलाफ योजना बनानी शुरू की। मैंने पता लगवाया कि वे किस कैसीनो का कर्जदार है और गुमनाम रूप से उसका पता और ठिकाना कैसीनो वालों को भेज दिया। कैसीनो वाले उसे ढूंढ ही रहे थे। खबर मिलते ही उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। जफेंग को कई बार घेर लिया गया। उसकी टांग टूटने ही वाली थी और वह अब अपनी जान बचाने के लिए हर दिन छिपता फिर रहा था। वह पीड़ित था और उसके पास अब लिली को परेशान करने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर मैंने वे सभी सबूत इकट्ठा किए कि जफेंग लिली को डरा धमका रहा था। साथ ही उसके घर पर किए गए हंगामे के सबूत भी जुटाए और सब कुछ पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। पुलिस को लिली की शिकायत पहले ही मिल चुकी थी। अब ठोस सबूतों के साथ उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। जफेंग के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। जफेंग अब सड़क का चूहा बन गया था जिससे हर कोई नफरत करता था। एक तरफ उसे कैसीनो के लोगों से छिपना था और दूसरी तरफ पुलिस से। वह अब जिनचैन में नहीं रह सकता था। वह केवल चुपके से शहर छोड़कर भाग सकता था और फिर कभी वापस आने की हिम्मत नहीं की। मैंने जफेंग की बड़ी समस्या सुलझा दी थी। मेरे और लिली के दिन आखिरकार फिर से शांत हो गए। लिली ने वह सब देखा जो मैंने उसके लिए किया था और वह पूरी तरह से भावुक हो गई। उस रात वह मेरी बाहों में सिमट गई और मुझसे कहा कि वह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। हम अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मैं इतना भावुक हो गया कि लगभग रो पड़ी डिहा। मैं उसे चूमने के लिए झुका, बार बार दोहराते हुए कि मैं उससे प्यार करता हूं। हम दोनों बहुत खुशी से रह रहे थे। लिली का पेट बड़ा होता जा रहा था। अब उसे 4 महीने से ज्यादा हो गए थे और गर्भावस्था साफ दिखने लगी थी। हमने तो बच्चे के नाम चुनना, उसका कमरा सजाना और भविष्य के सपने देखना भी शुरू कर दिया था। हम सब यही सोचते थे कि जब तक हम इसे मेरी मां से छिपाए रखेंगे, एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो जो होना था वो हो गया। भले ही मां नाराज हो, वह धीरे धीरे इसे स्वीकार कर लेंगी। लेकिन हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि सच्चाई इस तरह सामने आएगी। वह दिन वीकेंड का था।
मेरी माँ ने मुझे फोन किया और कहा कि उन्होंने चिकन सूप बनाया है और वह इसे लिली के लिए ले जा रही हैं ताकि उसे ताकत मिले। मैं उस समय लिली के लिए फल खरीदने सुपरमार्केट में था। जैसे ही मैंने यह सुना, मैं पागलों की तरह घर की ओर भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, सब खत्म हो गया, सब गड़बड़ होने वाला है। मैं बस जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं लिली के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। मेरी माँ लिविंग रूम में खड़ी थी। उनके हाथ में मौजूद थर्मल बोतल फर्श पर गिर गई थी। चिकन सूप पूरे फर्श पर फैल गया था। उन्होंने मुझे पजामे में देखा और लिली को भी पजामे में देखा, जिसका पेट अब साफ तौर पर बड़ा था। वह पूरे शरीर से कांप रही थी, चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में गहरा अविश्वास था, हवा जैसे तुरंत जम गई हो। वहां इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। मैं दरवाजे पर खड़ा था, दिमाग खाली था, मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया हो। मैं एक शब्द भी नहीं कह सका। मेरी मां ने मुझे देखा। उनके होंठ काफी देर तक कांपते रहे। आखिरकार उन्होंने कांपती आवाज में एक वाक्य कहा, लिंगशेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने मुंह खोला, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं कह सका। लिली भी घबरा गई और जल्दी से पास आई। वह रुंधे हुए गले से मेरी मां की मदद करना चाहती थी, मिन्नत करते हुए, मुझे समझाने दो। मेरी मां ठंडी नफरत के साथ पीछे हट गई, उसका हाथ झटक दिया। उनकी नजर लिली के उभरे हुए पेट पर पड़ी और फिर मुझ पर। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि वह गर्भवती सहेली वाली कहानी, जिसे यह नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है और बेटा एक दोस्त के साथ किराए के फ्लैट में रह रहा है, यह सब झूठ था। उनकी सबसे अच्छी सहेली उनके अपने बेटे से गर्भवती थी। वह उस बहन जैसी सहेली के साथ संबंध में था जिसके साथ वह बड़ी हुई थी। मेरी मां की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लगभग बेहोश होने वाली थीं। मैं जल्दी से उन्हें सहारा देने के लिए दौड़ा, चिंता से चिल्लाते हुए, मां, इतना उत्तेजित मत होइए, मुझे समझाने दीजिए। मेरी मां होश में आईं और उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। आवाज तेज और साफ थी। मेरा चेहरा दर्द से जलने लगा। वह पूरे शरीर से गुस्से में कांपते हुए मेरी ओर इशारा करने लगी। तुमने वास्तव में ऐसा काम किया जो एक जानवर से भी बदतर है। मैंने तुम जैसे जीव को जन्म कैसे दे दिया? लैंगी, उसे मत मारो। लिली जल्दी से दौड़ी और उसने मेरा बचाव किया। उसने रोते हुए मेरी मां से कहा, लैंगी, इसमें लिंगशेन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। पहल मैंने की थी। अगर तुम मारना या कोसना चाहती हो तो सारा गुस्सा मुझ पर निकालो। तुम्हारी गलती? मेरी मां ने लिली को देखा। उनकी आंखें निराशा और दर्द से भरी थीं। ली, हम दोनों बचपन से साथ पली बड़ी हैं। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती थी। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हो। तुम मेरे बेटे के साथ शामिल हो गई और अब तुम उससे गर्भवती भी हो। भविष्य में मैं तुम्हारा सामना कैसे करूंगी? मैं रिश्तेदारों और दोस्तों का सामना कैसे करूंगी? लिली ने मेरी मां को देखा और एक शब्द भी नहीं कह सकी। वह केवल यही दोहराती रही, मुझे माफ कर दो। मेरी मां और भी चिढ़ गई। वह मुड़ी, बालकनी की ओर दौड़ी। वहां सूखने के लिए लटका हुआ फेदर डस्टर, झाड़न उठाया और मुझे मारने के लिए तैयार हो गई। मैं अपना सिर पकड़कर लिविंग रूम में भागने लगा, चिल्लाते हुए, मां, मेरी बात सुनो। मैं लिली को सच्चे दिल से पसंद करता हूं। हम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। हमारा बच्चा होने वाला है। हम शादी करने वाले हैं। शादी? मैं तुम्हें मार डालूंगी, ओ छोकरे। मेरी मां आग बबूला हो गई, झाड़न उठाया और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ी। वह तुम्हारी मौसी है। वो तुमसे 16 साल बड़ी है। तुम उससे शादी करोगे? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होंगी, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। लिली अपने उभरे हुए पेट के साथ बीच में खड़ी होकर हमें रोकने की कोशिश कर रही थी। वह हताश थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे डर था कि कहीं मां मुझे चोट न पहुंचा दें और कहीं मां गुस्से में बीमार न पड़ जाए। पूरा लिविंग रूम एक अखाड़ा बन गया था। ठीक जब मां झाड़न लेकर मेरा पीछा कर रही थी और मुझे मार रही थी, लिली अचानक चिल्लाई, हा हा। उसने अपना पेट पकड़ लिया और झुक गई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मेरी मां और मैं तुरंत रुक गए, उसे घबराहट में देखने लगे। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा, उसे सहारा दिया और चिंता से पूछा, लिली, क्या हुआ? क्या पेट में दर्द है? लिली ने दांत भींच रखे थे, माथे पर ठंडा पसीना था। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, पेट में दर्द हो रहा है। मेरी मां भी घबरा गई, पूरी तरह से डर गई। वह दौड़कर पास आई, लिली को देखते हुए चिंता से पूछा, ली, क्या हुआ? क्या बच्चे को कुछ हुआ? जल्दी अस्पताल चलो। बिना दोबारा सोचे मैंने झुककर लिली को अपनी बाहों में उठा लिया और पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। मेरी मां आंखों में आंसू लिए मेरे पीछे थीं, बार बार यही कह रही थीं, कुछ ना हो, बस कुछ ना हो। हम लिली को अस्पताल ले गए और डॉक्टर की जांच के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे को बस थोड़ा सा धक्का लगा है, कुछ गंभीर नहीं है।
लेकिन गर्भवती महिला को अब और झटके नहीं लगने चाहिए। उसे अपनी भावनाओं को स्थिर रखना होगा और बहुत आराम करना होगा। मेरी माँ और मैंने तभी राहत की सांस ली। लिली अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सो रही थी। चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। मैं बिस्तर के बगल में बैठा उसका हाथ पकड़े हुए था। उसके उभरे हुए पेट को देखते हुए खुद को दोषी और दुखी महसूस कर रहा था। मेरी माँ कमरे के दरवाजे पर खड़ी हम दोनों को देख रही थी। काफी देर तक कुछ नहीं बोली। उनकी नजरें जटिल भावनाओं से भरी थीं। कुछ देर बाद वह धीरे से अंदर आईं, मेरे कंधे पर थपकी दी। उनकी आवाज धीमी और थोड़ी थकी हुई थी। शेन शेन, जरा मेरे साथ बाहर आओ। मैंने सिर हिलाया। मैंने धीरे से लिली का हाथ छोड़ा और माँ के पीछे कमरे से बाहर अस्पताल के गलियारे में आ गया। मेरी माँ दीवार के सहारे टिक गईं। खिड़की से बाहर देखते हुए काफी देर तक कुछ नहीं बोली। आखिरकार उन्होंने आह भरी। मेरी ओर देखते हुए उन्होंने कहा, शेन, अपनी माँ से सच कहो, क्या तुम सच में ली को पसंद करते हो या यह सिर्फ एक क्षणिक आवेग था? मैंने अपनी माँ की आंखों में झांका और पूरी गंभीरता से कहा, माँ, मैं उसे सच में पसंद करता हूं। ये कोई आवेग नहीं था। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूं। मैं उसकी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूं।